नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स की इस कक्षा में स्वागत है, वेलकम है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के साथ मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के ये जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली आपको मिलते हैं, तो इनकी अगर बात किया जाए तो इन्हें आप डेली पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार की परीक्षा में जहां करंट अफेयर्स का योगदान है, आप लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। तो पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो हाल फिलहाल अगर फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की बात किया जाए तो उसमें सीतारमण जी को आपके 36वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड्स? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनको 36 नंबर पर रखा गया है, यानी 36वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री पुरस्कार आपके वीना नायर को मिला हुआ है। किसे मिला हुआ है? वीना नायर विज्ञान शिक्षिका हैं। इन्हें आपके हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला हुआ है। वीना नायर जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की हैं वीना नायर। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? तो हाल फिलहाल में वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीतने वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। साथ में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है भारत में। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को अपनी विज्ञप्ति में कहा कि 10 अक्टूबर 2022 को सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में ईएजी पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने यह सूचना दी। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को सोची रूस में वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में ईएजी पुरस्कार प्राप्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह का ईएजी एक एफएटीएफ प्रकार का क्षेत्रीय है, जिसमें भारत सहित 9 सदस्य शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है। यानी कुल मिलाकर के एफएटीएफ की बात किया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी पर एक तरीके से नजर डालने वाली संस्था है, जिसके 9 सदस्य देश है। तो ईएजी पुरस्कार किसे मिला? बीओबी को प्राप्त हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो पहली जानकारी है, यह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। दूसरा, जिन बैंकों में भारत सरकार के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर है, उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। बैंक के अध्यक्ष हैं हसमुख हादिया। प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है संजीव चड्ढा। बैंक का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और बैंक की टैगलाइन यानी बीओबी की टैगलाइन है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो इन सारी बातों को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 51% साझेदारी वाले बैंक को हम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इस समय सीईओ संजीव चड्ढा हैं।
और बैंक के अध्यक्ष हैं हसमुख हादिया और बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक यह इसकी टैगलाइन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधायक को मंजूरी दी है? तो अगर सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की बात किया जाए तो यह मंजूरी असम राज्य ने दी है। किस राज्य ने दी है फ्रेंड्स? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि असम राज्य ने यह मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी प्रारंभ हुआ है? तो हाल फिलहाल में आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी क्लाइमेट से संबंधित जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वह 15वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कनाडा में प्रारंभ किया गया है। कहाँ शुरू हुआ है? तो कनाडा में प्रारंभ हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। What to expect at this year UN Biodiversity Conference COP15? ये चित्र इसमें रखा गया है आपका नाइटिंगेल बर्ड को। साथ में अगर बात किया जाए तो ये इस बार के यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। देखते हैं यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 7 to 19 दिसंबर 2022 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल में कनाडा में यह 7 से 19 दिसंबर तक आयोजन हो रहा है इसका। Government from around the world will come together to agree on a new set of goals to guide global action through 2030 to halt and reverse nature loss। यानी 2030 तक के जो लक्ष्य हैं उन पर एक नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए विश्व के सारे राष्ट्र इकट्ठा हो रहे हैं। Nature is critically to meeting the sustainable development goals and limiting global warming to 1.5 degrees। और जो आपका संपोषणीय विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उन यानी SDG प्रोग्राम्स को लेकर के, जिसमें 1.5 डिग्री तक इसे लिमिट में रखने की बात की गई थी पृथ्वी के तापमान को, उस पर चर्चा होगी। Adoption of a bold global biodiversity framework that addresses the key drivers of nature loss is needed to secure our own health and well-being alongside that of the planet। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो हर हाल में पृथ्वी पर वैश्विक सम्मेलन है, बायोडाइवर्सिटी पर फ्रेमवर्क है, जहां पर वैश्विक तापन से और अन्य सारी चीजों से पृथ्वी को बचाने की बात की जाएगी। यह आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो 7 से 19 दिसंबर मॉन्ट्रियल कनाडा में ये आयोजन मीटिंग चल रही है। What needs to happen at COP15? यानी COP15 में क्या होने की संभावना है या क्या आवश्यकता है? Adoption of an equitable and comprehensive framework matched by the resources needed for implementation। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा फ्रेमवर्क हो जो समानता के साथ रिसोर्सेस को, संसाधनों की आवश्यकता को, उन्हें यूज करने के तरीके पर बात की जाए। दूसरा है क्लियर टारगेट्स टू एड्रेसेस ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पॉल्यूशंस, फ्रेगमेंटेशंस एंड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और निश्चित रूप से एक ऐसा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए जो अधिक एक्सप्लॉइटेशन यानी अधिक विदोहन पर, पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर और अन्य सारी चीजों पर ध्यान दे। साथ के साथ जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी बिना किसी चीज को ध्यान दिए हुए कृषि कार्य किया जा रहा है, उन सभी चीजों के लिए लक्ष्य निर्धारित हो जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कार्य हो सके। ठीक है, संपोषणीय कृषि पर ध्यान दिया जा सके। अगली बात यह है कि a plan that safeguards the rights of indigenous people and recognize their contribution as stewards of nature। और पृथ्वी पर हमें अपने अधिकारों पर ध्यान देते हुए अगर बात किया जाए पूरी तरीके से कि अधिकार पर ध्यान दें और अधिकार पर ध्यान देने के साथ साथ कंट्रीब्यूशन सबका योगदान लेते हुए आगे बढ़ें, सभी लोगों का योगदान हो। Finance for biodiversity and alignment of financial flows with nature of to drive finance towards sustainable investment and away from
एनवायरमेंटली हार्म। अगली बात हमें यह ध्यान देना है कि कुल मिलाकर के वित्तीय रूप से अपनी सुरक्षा और सबकी सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना है और उन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट ना हो जहां हार्मफुल है पर्यावरण को, और साथ में उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमें खोजना होगा। तो ये सारी बातों को लेकर के मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 का आयोजन चल रहा है दोस्तों। टैगलाइन के रूप में यह है, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी इज डाइंग द डेथ ऑफ अ बिलियन कट्स एंड ह्यूमैनिटी इज पेइंग द प्राइस फॉर betraying its closest friends. In the words of the UN Secretary General, we are committing suicide by proxy. This conference of the parties must secure the future of our planetary लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कुल मिलाकर के आपके सेक्रेटरी जनरल ने कहा यूएन के, वी आर कमिटिंग सुसाइड बाय प्रॉक्सी, यानी हम अपनी चीजों को दोहन के साथ अपने लिए सुसाइड आत्महत्या चुन रहे हैं। हमें ये चुनना चाहिए कि किस प्रकार से पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट कर सके, पृथ्वी को जीवन रेखा दे सके और बचा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में आयोजित हो रहा है। कहाँ? ओमान में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो कर्नाटक राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो हाल फिलहाल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। यह भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो हाल फिलहाल वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन आनंदी बेन पटेल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आनंदी बेन पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक कवरेज को हासिल करने के लिए यह उद्घाटन किया गया, यूनिवर्सल कवरेज डे 2022। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं मेघना अहलावत। कौन नियुक्त हुई हैं? मेघना अहलावत नियुक्त हुई हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि मेघना अहलावत को हाल फिलहाल में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल फिलहाल 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? यह उद्घाटन आपके गोवा में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन रोम इटली में किया गया। कहाँ किया गया? रोम इटली में किया गया। बाजरा 2023 अंतर्राष्ट्रीय आपका वर्ष का उद्घाटन रोम इटली में किया गया है। हाल ही में अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तासीर आबस्तान को। किसे नियुक्त किया गया है? तासीर आबस्तान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा जी राव का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे?
तो कृष्णाजी राव एक कन्नड़ अभिनेता थे जिनका हाल फिलहाल में 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कृष्णाजी राव कौन थे? तो एक कन्नड़ अभिनेता थे, याद रखिएगा, जिनका 70 वर्ष की उम्र में हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल पर सब्सिडी को कब तक बढ़ा दिया है? तो हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है रूफ टॉप सोलर योजना को। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल फिलहाल में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जापान ने 2035 तक, हाल फिलहाल जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ब्रिटेन और किसके साथ समझौता किया? तो जापान ने ब्रिटेन के साथ साथ इटली के साथ यह समझौता किया है। किसके साथ किया है? इटली के साथ यह समझौता किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना? तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे है रेजर पे। कौन सा है? रेजर पे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि रेजर पे भारत का पहला पेमेंट गेटवे है जिसने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है आपका, में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल फिलहाल में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है। किसने लॉन्च की? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो हाल फिलहाल दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीतने वाले हैं एस्ले वाटी। टेनिस खिलाड़ी हैं एस्ले वाटी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है, एस्ले वाटी ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं आपके एडन हजार्ड, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है एडन हजार्ड ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 126 गेंदों में दोहरा शतक किसने लगाया है? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 126 गेंदों में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। किसने लगाया है? ईशान किशन ने लगाया है। याद रखिएगा, अच्छे प्लेयर हैं भारत के। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में B2 बिजनेस एजेंडा इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो B2 बिजनेस एजेंडा इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। किसे? एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अशोक लीलैंड ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो अशोक लीलैंड ने हाल फिलहाल में
अपना एमडी और सीईओ सीनू अग्रवाल को नियुक्त किया? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अशोक लीलैंड ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो उसने सीईओ और एमडी सीनू अग्रवाल को नियुक्त किया है। किसे सीईओ नियुक्त किया? सीनू अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनमोहन देवदास का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो मनमोहन देवदास प्रख्यात लेखक थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई है? तो हाल फिलहाल ब्रेन बेबलर चिड़िया की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ये है आपकी बैबलर चिड़िया, जिसे पफ थ्रोटेड बैबलर भी कहते हैं। पफ थ्रोटेड बैबलर, बैबलर चिड़िया। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसे कहाँ खोजा गया है ब्रेन बैबलर को? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। इसी के साथ इस करंट अफेयर्स की इस कक्षा से मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा। साथ के साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और साथ में शेयर जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग मेरे साथ, आपके साथ जुड़ सकें। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। नए टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलते हैं।